हेलो छात्रों, साई एजुकेशन गुरु में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पाठ लहसा की ओर पढ़ने जा रहे हैं। जी हाँ, लहसा कहाँ है याद रखेंगे बच्चों। लहसा तिब्बत की राजधानी है। बच्चों, लेखक राहुल सांस्कृतियान जी ने अपने जीवन में कई यात्राएं की है। आज हम उनकी ही एक ऐसी यात्रा से प्राप्त हुए उनके अनुभवों के बारे में पढ़ेंगे। ये घटना वर्ष 1929-30 की घटना है, जब लेखक अपने साथी सुमति के साथ भिकमंगे का भेष बनाकर तिब्बत की यात्रा करने गए थे, जहां उन्हें नए अनुभव प्राप्त हुआ तथा तिब्बत को करीब से जानने का मौका मिला। तो चलिए बच्चों, इस कहानी में लेखक के साथ यात्रा में शामिल होते हैं। इस कहानी की शुरुआत लेखक और उसके साथी सुमति के तिब्बत यात्रा से होती है। ये तिब्बत जाने का एक ही रास्ता था जो नेपाल से होकर गुजरता था। यह व्यवहार में ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। रास्ते में जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए थे, जो अब बिना सैनिकों के काफी जर्जर हो चुके हैं। कुछ के लिए दुरुस्त है, क्योंकि वहाँ किसानों ने अपना बसेरा डाल लिया है। ऐसे ही एक जगह लेखक अपने साथी के साथ चाय पीने रुके। तिब्बत में यात्रियों के लिए तकलीफों के साथ कुछ आराम भी है। वहाँ जाति पाति छुआछूत जैसा कुछ भेदभाव नहीं है। उल्टा भिकमंगों को भी छोड़ करके अपरिचित व्यक्तियों को भी सीधा घर में घुसकर घर की बहू या सास चाय बनवा सकते हैं। लेखक एक पर्यटक चीनी किले में गए और अपने झोले से चाय निकाल कर दी और उन्हें उस घर की महिला ने चाय बनाकर दे दी। अब आगे क्या होता होगा आप जानिएगा। चाय पीने के बाद लेखक अपने साथी के साथ वहां से चल पड़े। उसी शाम लेखक थोंगला के पहले लगने वाले आखिरी गांव पहुंच गए। यहाँ वह सुमति के जान पहचान के व्यक्ति के यहाँ रुके। इस भिकमंगे का भेष होने पर भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। इस गांव के लोग शाम होते ही थुक्पा पी करके होशो हवास खो बैठते हैं, क्योंकि दिन भर बड़ी कड़ी मेहनत करते हैं। तो रात के समय वो लोग थोड़ी सी आराम करने के लिए थुक्का पी करके होशो हवास खो बैठते हैं। कहीं कहीं छंग पीने की भी आदत ये लोग रखे हुए हैं, क्योंकि 5 साल बाद जब लेखक इसी रास्ते से लौटे थे, तब ये भिकमंगे के भेष नहीं बल्कि एक भव्य यात्री के रूप में, सज्जन के रूप में लौटे थे। लेखक शाम के वक्त उसे विश्राम के लिए अच्छी जगह नहीं मिली, क्योंकि बच्चों जानिएगा, भद्रपुर में जाने के कारण उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्हें गाँव के सबसे गरीब झोपड़ी में रुकना पड़ा। यहाँ से लेखक डंडा थोंगला के लिए रवाना हो गए। डंडा थोंगला 16 से 17,000 फीट की ऊंचाई पर होने के कारण तिब्बत में सबसे खतरनाक जगह है और यहाँ के मीलों तक कोई गांव नहीं है। नदियों के मोड़ और पहाड़ी कोनों के कारण ये डाकुओं के लिए छुपने का उचित सुरक्षित स्थान है। यहाँ डाकू यात्रियों को पहले गोली मारते हैं, फिर उन्हें लूटते हैं। लेखक भिकमंगे का भेष रखने के कारण डाकुओं को देखते ही कुची कुची अर्थात 1 पैसा चिल्लाते भीख मांगने लगे और बच गए। लेकिन आगे की चढ़ाई काफी ऊंची होने के कारण लेखक ने सुमति को 2 घोड़े का बंदोबस्त करने को कहा, ताकि उन पर सामान भी रख लेंगे और आगे की चढ़ाई चढ़ सकेंगे। अब आगे क्या होता है देखते हैं। अगले दिन लेखक अपने साथी के साथ घोड़े पर सवार पहाड़ के शिखर पर पहुंच गए थे। ऊपर पहुंचकर लेखक ने देखा कि वो समुद्र से लगभग 17,000 से 18,000 फीट के ऊंचाई पर खड़े थे और उनके चारों तरफ सुंदर दृश्य है। दक्षिण की तरफ बर्फ से सजे शिखर थे, दूसरी तरफ रेतीली सूखे पहाड़, उत्तर की तरफ हरियाली ही हरियाली। उसी स्थान पर डंडा के देवता का स्थान था। उस जगह को पत्थरों, जानवरों की सींग और रंग बिरंगे कपड़ों से सजाया गया था। यहाँ आगे का रास्ता उतारी का था, यानी डाउन था, जो चढ़ाई के विपरीत काफी आसान था। लेखक और सुमति के साथ कुछ और भी यात्री थे। सब आगे बढ़ गए, लेखक पीछे रह गए, क्योंकि उनका घोड़ा थक चुका था और सुस्त होने के कारण पीछे रह गया था। आगे चलकर रास्ता 2 हिस्सों में फूट गया। लेखक ने बाएं रास्ता को लिया और 1 मील चलने के बाद एक घर में पूछने पर पता चला कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला था। लेखक को गंतव्य स्थान पर पहुँचते पहुँचते संध्या हो गई, क्योंकि वहाँ से फिर लौटा, फिर आगे चल करके दाएं की रास्ता पकड़ा। यहाँ सुमति उनका पहले से इंतजार कर रहे थे। लेखक को देखकर
सुमति काफी क्रोधित हुए और कहा कि मैंने 2 टोकरी भर के कंडे फूंक डाली, 3 बार चाय पी गर्म करके। लेखक ने विनम्रता से अपनी आप बीती सुनाई। सुमति का गुस्सा शांत हो गया, क्योंकि जाति के मंगोल थे, जितना जल्दी गुस्सा उसको आता था उतना जल्दी शांत भी हो जाते थे। लंकोर में भी सुमति के साथ वहाँ एक अच्छी जगह ठहरे को मिला। उन्होंने पहले चाय सत्तू खाया, फिर रात को गर्मा गर्म थुक्का पिया। अब आगे क्या होगा देखते हैं। अगले दिन लेखक और सुमति अपने सफर पर आगे बढ़ गए। वहाँ पहाड़ों से घिरे टापू जैसे खुले विशाल मैदान को पार करके पास वाले गांव में पहुँचे, जहाँ सुमति के पहचान के लोग थे। सुमति रास्ते भर अपने जजमानों को कपड़े की पतली पतली छिड़ी वस्तुओं के गंडे भेंट किए करते थे। बोध गया से जो लाल कपड़े हैं वो ले गए थे, उसी को पतली पतली छीड़ करके भेंट करते थे। तिब्बत में इसे बड़ा शुभ माना जाता है। सुमति यहाँ भी अपने गंडे भेंट करते हैं। अगले दिन सुबह लेखक और उसके साथी को निकलने में देर हो जाती है। 10 या 11 बजे काफी धूप का सामना करना पड़ता है। लेखक सामान कंधे पर रख करके मुझवर के धूप में चल पड़ते हैं। उसका ललाट धूप से जल रहा होता है, फिर भी कंधे पर सामान, हाथ में डंडा लिए जा रहे हैं। सुमति उन्हें आदमी का बहाना करके शेखर बिहार में ले गए। शेखर बिहार काफी हरा भरा था, जहाँ खेती अधिक थी। तिब्बत में जमीन वहाँ के छोटे बड़े जागीरदार में बटी हुई थी, जिनके जमीन का एक मोटा हिस्सा मठों के हाथ में होता है। हर जागीरदार कुछ खेतों खुद भी करते हैं, जिनके लिए मजदूरी और इंतजाम के लिए भिक्षुक होते हैं। लेखक शेखर की खेती के मुखिया नाम से भिक्षु से मिलते हैं। वे बड़े ही भद्र पुरुष थे। भिक्षु लेखक को एक ही मंदिर में ले जाते हैं, जहाँ कुंजूर की हस्तलिखित 103 पोथियां यानी पुस्तकें मिलती है। वे बड़े मोटे कागज पर अच्छे से लिखी हुई थी। एक एक का वजन 15-15 शेर से कम नहीं होगा। लेखक उन्हें उत्सुकता से पढ़ने बैठ जाते हैं और सुमति आसपास के अपने जजमानों से भेंट करने के लिए चले जाते हैं। सुमति अपने जजमानों से भेंट करके दोपहर तक लौट जाते हैं। पेंद्री गाँव वहाँ से करीब दूर नहीं था, इसलिए दोनों अपना सामान उठाकर भिक्षु नमसे से सुविधा लेकर के अपने सफर पर चल पड़ते हैं। बच्चों, ये रहा लहसा की ओर का छोटी सा दृष्टांत। उम्मीद है आपको अच्छा लगा हो। धन्यवाद।